Hello students, in today's lecture we are going to learn 5th standard EVS lesson number 3 the earth and its living world। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक देख लिया था एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होता है वो सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया था, हमें करना है आज यहाँ से एटमॉस्फेयर से। ओके सो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो पहले आप वो वाला लेक्चर देख लेना, फिर इसके बाद ये देखना। ओके द एटमॉस्फियर, लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है वो हमने देख लिया है। अब देखते हैं एटमॉस्फियर मतलब जो हवा है, एटमॉस्फियर वो क्या होता है वो देखते हैं। द इन्वेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फियर। तो जो इन्वेलप बनाती है चारों तरफ अर्थ के एक एयर का, मतलब चारों तरफ हवा है, वो क्या कहा जाता है उसे एटमॉस्फियर। मतलब जो पृथ्वी के चारों तरफ एक एटमॉस्फियर है, हवा है, तो वो क्या है एटमॉस्फियर। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस टू ऑफ द अर्थ द एयर इन द एटमॉस्फियर बिकेम रेयरर। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, जैसे सरफेस यहाँ पे है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एयर की जो क्वांटिटी है, वो जो मात्रा है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, रेयर होती जाएगी। द एयर कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में, हवा में क्या क्या कौन कौन सी गैसें मिक्सचर हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर मतलब कि पानी की जो भाप होते हैं, वेपर वो होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कुछ भी होते हैं, बहुत सारे गैसेस होते हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, हवा में और बहुत से ऐसे गैसेस हैं लेकिन उनकी क्वांटिटी इनसे कम होती है। The layers of the atmosphere are named as the troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere and exosphere। तो क्या है, जो एटमॉस्फियर है ये कई अलग अलग स्फीयर में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये अलग अलग क्यों बांटा गया है वो भी हम इसमें देखेंगे, इस जो आपको डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। The layer that extends from the Earth's surface to a height of about 13 किलोमीटर is called the troposphere। तो अर्थ के सरफेस से जो 13 किलोमीटर, अगर हम देखें यहाँ पे, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ये, और अर्थ के सरफेस से यहाँ पे 13 किलोमीटर की जो ये यहाँ पे लेयर में डिवाइड किया गया ट्रोपोस्फियर, तो इसे कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 किलोमीटर मतलब ट्रोपोस्फियर है। अब ट्रोपोस्फियर में क्या है वो देखते हैं। द कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फियर चेंज कंटिन्यूसली। तो जो कंडीशंस है, सिचुएशन रहती है ट्रोपोस्फियर की, ट्रोपोस्फियर लेयर की, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, उसमें कुछ न कुछ चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। दे अफेक्ट द लिविंग वर्ल्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और जो इसमें चेंजेस होते हैं, इससे जो लिविंग वर्ल्ड रहते हैं पृथ्वी पे, वो भी बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट, मतलब कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पे वो भी अफेक्ट होते हैं इसकी वजह से। जिस तरीके से उसमें चेंजेस होते हैं उसमें हमें भी चेंजेस देखा जाता है, मतलब कभी गर्मी ज़्यादा, कभी ठंडी ज़्यादा, कभी बारिश ज़्यादा, उस तरीके से। द सरफेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीटेड ड्यू टू द हीट इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। तो सरफेस, ये जो सरफेस है अर्थ का, ये बहुत ज़्यादा हीट रहता है, गर्मी रहती है यहाँ पे, और ये गर्मी किससे मिलती है, सूरज से, सन से। हैंस द एयर नियरेस्ट द सरफेस इज़ द हॉटेस्ट। जो हवा होती है यहाँ पे, यहाँ तक जो हवा होती है, हम देखते हैं इधर तक जो पास में, जितना अर्थ के पास में जो हवा रहती है, एयर रहता है, वो भी बहुत हॉटेस्ट मतलब गर्म रहता है। एज वी गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर इट बिकेम्स कूलर। लेकिन जैसे ही हम ऊपर जाएंगे अर्थ से ट्रोपोस्फियर की तरफ, जैसे जैसे ऊपर होते जाएंगे, ये कैसा होता जाएगा, कूल होता जाएगा, यहाँ पे ठंडा होता जाएगा। क्यों होता है वो देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फियर इज़ कंटेन्ड इन द ट्रोपोस्फियर। क्योंकि जो वाटर वेपर होता है, जो पानी का भाप होता है, वो कहाँ पे होता है, ट्रोपोस्फियर पे ही होता है, ऊपर एकदम ऊपर साइड में ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, वाटर वेपर होता है। सो दैट्स वाई ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिना सच एज फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन, फॉग, विंड्स एंड स्टॉर्म्स टेक प्लेस इन द ट्रोपोस्फियर। इसलिए जो भी यहाँ पे बादल बनता है, बारिश होती है, जो फॉग बनते हैं, जो हवाएं चलती हैं, जो भी तूफ़ान आता है, ये सब कहाँ पे बनते हैं, ट्रोपोस्फियर में। ये जो एरिया आपको दिख रहा है 13 किलोमीटर का, ट्रोपोस्फियर यहीं पे होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहीं पे बनती हैं, और यहाँ पे सरफेस पे बहुत ही हीट रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कूलिंग फील, मतलब कूल लगेगा, मौसम ठंडा लगेगा, क्योंकि ऊपर में वाटर वेपर अवेलेबल है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर वेपर इज़
एटमॉस्फियर इज़ कंटेंड इन द ट्रोपोस्फियर, दैट इज़ वाई ऑल वेदर रिलेटेड फिनोमिना। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, सो हम यहाँ से देखते हैं द एयर ऑन हाई माउंटेन्स इज़ रेयर दैन द एयर नियरर द अर्थ सरफेस। तो जो माउंटेन के पास, अगर हम जितना ऊंचे माउंटेन पे जाएंगे, जितने ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या होता है, जो हवा है उसकी कमी होने लगती है, रेयर हो जाती है। वहाँ पे हवा की जो परत होती है वो पतली होती जाती है। लेकिन जो सरफेस किसका, अर्थ का सरफेस, अगर यहाँ पे हम अर्थ देख रहे हैं तो इसके सरफेस तक बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा की कमी होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। एरोप्लेन्स फ्लाई इन द हायर पार्ट्स ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर का यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा कि ट्रोपोस्फियर के ही एरिया में यहाँ पे हम देखते हैं जो पैराशूट है वो उड़ता है, ये यहाँ पे बादल भी ट्रोपोस्फियर में बनते हैं। जो एरोप्लेन है ये भी एकदम ट्रोपोस्फियर के एकदम एंड पे, मतलब जहाँ ट्रोपोस्फियर की लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे उड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा की कमी रहती है, तो इसको उड़ने में मतलब आसानी होती है। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के एरिया में ही, ट्रोपोस्फियर के जोन में ही एरोप्लेन भी उड़ता है। देयर इज़ द एयर इज़ वेरी रेयर। तो यहाँ पे भी हवा की कमी होती है। देयर फॉर अरेंजमेंट्स हैव टू बी मेड टू इंश्योर दैट पैसेंजर्स गेट इनफ एयर फॉर ब्रीदिंग। तो यहाँ पे इंश्योर कर लिया जाता है एरोप्लेन में कि जो पैसेंजर होते हैं कहीं उन्हें सांस लेने में दिक्कत तो नहीं रही, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। इसलिए एरोप्लेन में ये पूरी सुविधा फैसिलिटीज़ दी जाती है ताकि उन्हें हवा की या फिर सांस लेने में ऑक्सीजन की कमी ना हो। Beyond the troposphere up to height of about 50 किलोमीटर from the earth is the layer called the stratosphere। ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर के बियॉन्ड अगर हम देखेंगे तो अप टू हाइट 50 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे अर्थ का जो लेयर है इसकी 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ पे हम देखते हैं, आपने देखा यहाँ पे पहले ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद क्या है, स्ट्रेटोस्फियर, जिसकी अभी हमने बात की। ओके, तो 50 किलोमीटर की दूरी पे क्या है, यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर है। और स्ट्रेटोस्फियर का ये जो उसके नीचे जस्ट ट्रोपोस्फियर के पास में ही एक ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर किसका पार्ट है, स्ट्रेटोस्फियर का। स्ट्रेटोस्फियर के पार्ट में एक नीचे एक ओजोन लेयर होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर देयर इज़ अ लेयर ऑफ अ गैस कॉल्ड ओजोन। जो भी हमने ओजोन की बात की, ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन आर हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। सो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, यूवी रेज, जो किरणें होती हैं सन से जो आती हैं, वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। हमारे लिए लिविंग थिंग्स जितने भी हैं अर्थ पे, सबके लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो वो क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें जो भी यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में जो भी लोग रह रहे हैं उनको यूवी रेज, ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इनसे उनको बचाती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणें से क्या हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिजीज़ेस आ सकते हैं, इंसान को बहुत गर्मी लगती है और बहुत ही हार्मफुल गैसेस होती है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके, सो इसलिए ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लेयर है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर के बाद क्या आएगा, मीजोस्फियर आएगा। मीजोस्फियर यहाँ से, स्ट्रेटोस्फियर यहाँ पे एंड होता है, यहाँ पे मीजोस्फियर स्टार्ट होता है, फिर आयनोस्फियर एंड इन लास्ट एक्सोस्फियर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दो, वो देख लेते हैं। इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर डू वी सी द रेनबो। तो यहाँ पे कौन से एटमॉस्फियर में हम रेनबो देखते हैं, मतलब कौन से, स्ट्रेटोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर या फिर यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं मीजोस्फियर, या फिर किस मीजोस्फियर में या स्ट्रेटोस्फियर में या ट्रोपोस्फियर में किस लेयर में आपको रेनबो दिखता है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है क्वेश्चन का आंसर। और एक क्वेश्चन है, माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स व्हेन दे क्लाइंब माउंटेन्स दैट आर मोर देन 5000 मीटर हाई, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दैट। यहाँ पे बोल रहा है कि जो माउंटेनियर जो देखते हैं, बहुत जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाते हैं लोग, तो क्या लेके जाते हैं अपने साथ, एक सिलेंडर लेके जाते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं जब वो चढ़ते, जिससे उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ऐसा क्यों होता है उसका भी रीज़न बताना है आपको, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना इसका क्या है आंसर। एक यहाँ पे अभी आपको जो हम पढ़ने वाले हैं उसका एक न्यू वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है वो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ वेपर टर्निंग इनटू वाटर ऑन कूलिंग।
तो जो भाप है, जो वेपर है, वो जब वाटर में कन्वर्ट होता है, टर्न होता है, और फिर वो जब ठंडा हो जाता है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। मतलब कि पहले हीट मिल रही है, हीट से भाप बन रहा है, और भाप से जब वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो वही क्या है, कंडेंसेशन। ये डायग्राम क्या कहता है, इसे हम पढ़ेंगे, अभी देखेंगे। पहले आप इसके बारे में पढ़ लीजिए कि ये डायग्राम है किस चीज़ के लिए। हाउ डज़ इट रेन, बारिश कैसे होती है, इसका साइकिल क्या है वो देखते हैं। वाटर ऑन द अर्थ वेपरेट्स कंटिन्यूसली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। तो जो अर्थ का वाटर है, मतलब कि हम देखते हैं कि जो ज़मीन पे पानी है पृथ्वी पे, ये हमेशा कंटिन्यूसली वेपरेट्स होती रहती है। जब बहुत ज़्यादा सूरज का रोशनी मिलता है, बहुत ज़्यादा मतलब सन के हीट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, भाप बनता रहता है। आपको पता होगा, आप जब गैस पे यहाँ पे आपको सामान रखते हैं, अगर मतलब पानी उबालने के लिए रखते हैं और किसी लीड से, एक ढक्कन से ढक देते हैं, तो आप देखते हैं कि जो ढक्कन में उसमें पानी की बूंदें रहती हैं। तो पानी की बूंदें कैसे बनती है, ये जो यहाँ से इस तरीके से खौला पानी आपका यहाँ पे जो बॉईल हुआ, तो वो लीड में जाके पूरा भाप उसका लगता है, और बाद में वही भाप क्या हो जाता है, पानी बन जाता है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि समुंदर हुआ, ओशन, या फिर कोई रिवर हुई, तो ये क्या होती है, जब बहुत गर्मी लगती है तो इस तरीके से भाप बन के ऐसे पानी उड़ता है आसमान में, और वहाँ पे जाके वाटर वेपर बनता है, मतलब इकट्ठा होता है, और फिर बाद में वही बारिश होती है। अभी हम देखेंगे डिटेल में क्या है। वाटर दैट हैज़ percolated in the soil also evaporates due to the heat and enters the atmosphere। यहाँ पे क्या होता है कि वाटर क्या होता है, परकोलेटेड। परकोलेटेड मतलब कि एक तरीके से धीरे धीरे मिट्टी पे फैलता रहता है, और यहाँ पे भाप बनता रहता है, और एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो भाप बन के वो यहाँ से उड़ जाता है। परकोलेट मीन्स कि उड़ जाता है, अर्थ से उड़ के मतलब आसमान में जाता है। एज वाटर वेपर इज़ लाइटर देन एयर। और वेपर क्या होता है, भाप क्या है, वो हवा से भी लाइट होता है, हवा से भी हल्का होता है। इट राइजेज हाई अप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे क्या है कि इतना ज़्यादा हल्का होता है कि ये क्या ऊपर, मतलब ज़्यादा ज़्यादा ऊपर ऊपर चढ़ता जाता है, ऊपर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके एकदम ऊपर। इट एज इट गोज़ हायर, ये जैसे जैसे ऊपर जाता रहता है, ये क्या होता रहता है, कूल हो जाता है, और कंडेंसेस फॉर्मिंग वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेस फॉर्मिंग। ये जो भाप रहता है ये किस में बदल जाता है, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। वाटर की छोटी छोटी बूंदों में ये कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन के उड़ता है आसमान में बादल के साथ। और वो क्या बादल बनता है, वहाँ पे गैस जैसा बादल जैसा बनेगा, और वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, छोटी छोटी बूंदों में वो कन्वर्ट हो जाएगा। द ड्रॉपलेट्स आर सो स्मॉल एंड लाइट दैट दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग क्लाउड्स। सो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं, और वो तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स के साथ। क्लाउड बन के वो यहाँ पे मतलब कि तैरते रहते हैं। सो जैसे जैसे यहाँ पे गर्मी पड़ती रहती है, वहाँ पे धीरे धीरे वो इकट्ठा होते रहते हैं, ऐसे स्काई में इकट्ठा होते रहते हैं, ज्वाइंट होते रहते हैं। ओके, उसके बाद वो एक साथ ड्रॉपलेट जो हैं जॉइन टुगेदर, एक साथ बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत हैवी हो जाते हैं। ये जो ड्रॉप्स होते हैं बहुत भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। दे कैन नॉट फ्लोट, और ये ज़्यादा टाइम तक इस तरीके से घूम नहीं सकती। जितना हल्की रहेगी उतना टाइम तक घूम, लेकिन जैसे जितना भारी हो जाएगी फिर वो क्या होगा, सच ड्रॉप्स वाटर फॉल डाउन ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर, जो पानी की बूंदें हैं, ये ऊपर से क्लाउड से कहाँ पे आ जाएंगी, अर्थ पे आ जाएगी, बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में वो ज़मीन पे फिर से आ जाती हैं। द रेन वाटर फ्लोज इनटू रील्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड फाइनली इनटू द सी। तो फिर क्या होता है, ये रेन वाटर फ्लो इनटू रील्स, किस में बहने लगती है, रील्स, छोटी छोटी बावड़ियों में, पॉन्ड्स में, तालाब में, और फिर स्ट्रीम्स में, झरना हुआ या फिर जो भी स्ट्रीम्स हुआ, वाटरफॉल हुआ, ये सब में, और फिर नदी बनती हैं उससे, मतलब छोटी छोटी बावड़ियाँ बनेंगी, तालाब बनेंगे, उसके बाद फिर ये ज्वाइंट होके बड़ी नदी बनेगी। फिर नदी किस में जाके मिलेगी, सी में, ओशन में फिर जाके मिल जाएगी। आइस इन द स्नो कवर्ड रीजन्स ऑल्सो मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन टू फाइनली फ्लो इनटू रिवर्स। और जो आइस होती हैं, जहाँ पे बर्फ़ बनती हैं, जहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है, तो वहाँ पे ग्लेशियर बनता है, हमने देखा था। तो ग्लेशियर बनता है, तो यहाँ पे जो स्नो कवर्ड रीजन्स हैं, जहाँ पे जैसे कि इंडिया में नॉर्थ में हम देखते हैं, नॉर्थ साइड, जैसे जम्मू कश्मीर में हिमालय, वहाँ पे है हिमालय के साइड में नॉर्थ में,
तो वो कैसे वहाँ पे ग्लेशियर वो मेल्ट होके पिघल पिघल के नदी वहाँ पे बहती, कितनी सारी नदियाँ, जैसे गंगा नदी निकलती है, वहाँ से कितनी सारी नदियाँ निकलती हैं, तो फाइनली वो किस में फ़्लो होने लगती है, रिवर्स में। ग्लेशियर भी हीट की वजह से, जो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है सूरज की रोशनी की वजह से, वो पिघलने लगती है और किस में फॉर्म हो जाती है, रिवर में, और रिवर लास्ट में किससे मिल जाती है, फिर ओशन से। दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेनफॉल गो इन अ, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या प्रोसेस हो रहा है। पहले इवेपोरेशन, पहले भाप बन रहा है, फिर भाप से वो वाटर मतलब ड्रॉपलेट्स में बन रहा है, फिर रेनफॉल हो रहा है, और फिर लास्ट में गो ऑन इन अ कंटिन्यूस साइकिल। और ये क्या है, इस तरीके से कंटिन्यूस साइकिल बन रहा है। दिस इज़ नोन एज द वाटर साइकिल इन नेचर। ये यही क्या कहा जा रहा है, वाटर साइकिल इन नेचर। अब यहाँ पे इस आपको डायग्राम में मैं समझाती हूँ। सी हियर ओशन, ओशन पे यहाँ पे हीट पड़ रही है सन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भाप बन के यहाँ पे उड़ रहा है, फिर यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हो रहा है, इसमें छोटे छोटे बूंद इसमें हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है, यहाँ पे और ज़्यादा बनते हैं और भारी होते हैं, और इस तरीके से बारिश में यहाँ पे बारिश होती है यहाँ पे, और बारिश से फिर क्या होता है, यहाँ पे पॉन्ड बनते हैं, फिर रिवर्स बनती हैं, इस तरीके से रिवर्स बन रही है। और इसके बाद क्या होता है, यही बाद में फिर क्या होती है, और यही रिवर्स बाद में कहाँ मिल जाती हैं, ओशन में। और कुछ यहाँ पे पानी ऐसे भी होते हैं बारिश की, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर है, ज़मीन के अंदर है। ये ज़मीन के अंदर जो वाटर है, यही हमें किससे मिलते हैं, वेल्स के थ्रू, बोरवेल के थ्रू और हैंडपम्प के थ्रू। ये सब पानी हमें जो ज़मीन के अंदर रिस रिस के यहाँ पे पानी जो जा रहा है, ज़मीन से रिस रिस के कुछ पानी अंदर जाता है सीप करके, तो फिर नीचे पानी जमा होता है, और वही पानी हमें मिलता है बाद में कुएँ के थ्रू या फिर हैंडपम्प या फिर बोरवेल के थ्रू। Make as long a list as you can of all the living things you see in the lithosphere, hydrosphere and atmosphere। तो यहाँ पे हमने सब बातें कर ली। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था हाइड्रोस्फीयर मतलब जो वाटर में रहती हैं, वाटर किस तरीके से क्या क्या उसमें होता है उसका देखा हमने, लिथोस्फीयर देखा, अभी हमने एटमॉस्फेयर भी देख लिया। अब हम देखते हैं बायोस्फीयर। जो तीनों चीज़, ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, तीनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं किसमें, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर, इन तीनों स्फीयर्स मिलके क्या बनता है, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में तीनों चीज़ें आ जाती हैं। देयर आर इनन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे बहुत सारे, इनन्यूमरेबल मतलब अनकाउंटेबल, अनगिनत तरीके के, अनगिनत प्रकार के लिविंग थिंग्स रहते हैं अर्थ पे। हमें पता भी नहीं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि हमने देखा भी नहीं होगा, जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं होगा। द वेरियस रीजन्स ऑफ द अर्थ डिफर इन मेनी वेज। तो अलग अलग वेरियस, जो अलग अलग प्रकार की रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, वो अलग अर्थ पे हर तरीके से अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे एक ही जैसा हो। सम रीजन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद आइस वाइल अदर्स हैव अ हॉट क्लाइमेट। कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र, रीजन्स ऐसे हैं, रीजन मीन्स कुछ अलग अलग क्षेत्र होते हैं ना, तो वो कहाँ पे, जैसे कि आप नॉर्थ में देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे कैसे कवर हैं, किस तरीके से, आइस से, बर्फ़ से ढके हुए हैं। जैसे कि हिमालय हुआ, हिमालय की तरफ की जितने भी पहाड़ हैं, तो वो जो एवरेस्ट हैं, तो वो सब कैसे पूरा बर्फ़ से मतलब आइस से ढके हुए होते हैं। और कोई भी कैसा है, कोई जगह कैसा होता है, बहुत ही हॉट क्लाइमेट का होता है। जैसे राजस्थान, वहाँ पे कितनी गर्मी होती है, रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है। देयर आर माउंटेन्स इन सम प्लेसेस एंड प्लेन्स इन अदर्स। कहीं कहीं पे कितने बड़े बड़े पहाड़ ही देखने को मिलेंगे, और कहीं पे आपको एकदम प्लेन जगह मिलेगी। सम प्लेसेस हैव अ लॉट ऑफ रेनफॉल वाइल अदर्स आर ड्राई डेजर्ट्स। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा बहुत बारिश होती है, जैसे साउथ में, केरला में, महाराष्ट्र में कितनी बारिश होती है। और कहीं कहीं पे आपको डेजर्ट ही डेजर्ट दिखेगा, पूरा रेगिस्तान ही दिखेगा, जैसे थार का रेगिस्तान आपने पढ़ा होगा, जो राजस्थान गुजरात के साइड में है। देयर आर सॉल्टी सीज एंड ओशंस एंड ऑल्सो फ्रेश वाटर लेक्स। यहाँ पे आपको सॉल्टी सीज भी मिलेंगे, समुंदर, ओशन, और यहाँ पे आपको फ्रेश वाटर भी मिलता है, जैसे कि लेक्स में, स्ट्रीम में और रिवर्स में आपको फ्रेश वाटर भी, पीने के लायक पानी आपको मिलता है। द ओशन इज शैलो नियर द कोस्ट बट अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन द ओशन कैन बी सेवरल किलोमीटर्स डीप। कोस्ट मैंने आपको बताया था कि जैसे कोस्ट मतलब कि जो ज़मीन के पास में होती है। जैसे हमारा इंडिया है, तो इंडिया के इस साइड भी समुंदर, इस साइड भी समुंदर, इस साइड भी समुंदर, तो ये कौन सा लाइन होगा, कोस्ट लाइन। कोस्ट मतलब इधर का जो समुंदर होगा, ओशन होगा, वो बहुत ही कम गहरा होगा, ज़्यादा गहरा नहीं हो, ज़्यादा डीप नहीं होगा, वो शैलो होता है, मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं होता, गहरा नहीं होता। लेकिन उसके आगे आप जाएंगे तो कई किलोमीटर आपको डीप मिलेगा, बहुत ज़्यादा डीप मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कि हर जगह सेम नहीं है, पूरा डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं
अलग अलग किस तरीके से प्लांट्स भी हैं अर्थ पे, इस बायोस्फीयर में अलग अलग एनिमल्स किस तरीके से हैं। बायोस्फीयर में सब कुछ आ जाता है। तो देखते हैं, वी सी अ ग्रेट वैरायटी इन द लिविंग थिंग्स दैट इनहैबिट दीज डिफरेंट रीजन्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रेट वैरायटी, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है लिविंग थिंग्स में। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिविंग थिंग्स मिलेंगे आपको। इनहैबिट उनकी जो रहन सहन है वो भी क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। द पोलर बेयर इज सीन ओनली इन द स्नो बाउंड पोलर रीजन्स। जो पोलर बेयर होते हैं, पोलर बेयर क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये क्या कहाँ पे रहते हैं, ये आपको उत्तरी ध्रुव जो होता है, पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उधर ही आपको ये मिलेंगे जहाँ पे पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ पूरे टाइम, पूरे मतलब कि कह सकते हैं 12 महीने पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, वहीं पे ये रह सकते हैं। अब ये राजस्थान के रेगिस्तान में नहीं रह सकते, ठीक है, पहाड़ों पे नहीं रह सकते, इनका जहाँ पे रहन सहन है वहीं पे रह सकते हैं, सिर्फ बर्फ़ में ही ये रह सकते हैं। जैसे कि जो यहाँ पे देखिए अभी जो ज़ेब्रा हैं आर फाउंड इन अफ्रीका एंड कंगारूज आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। आपको कंगारू कहीं पे नहीं मिलेंगे, आपको कभी महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेंगे, आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ वो कहाँ पे मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं। और ज़ेब्रा कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में। दीज एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एनी अदर रीजन्स। ये जो एनिमल्स की हमने बातें की ये दूसरे क्षेत्र में नहीं पाए जाते, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं कुछ अलग अलग स्पेसिफिक जगहों पे जहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ पे ये रह सकते हैं। एलिफेंट्स एंड लायंस आर फाउंड इन रीजन्स ऑफ हॉट क्लाइमेट। जो एलिफेंट होते हैं, हाथी होते हैं, और जो लायन, ये जो लायन है ये कहाँ रहता है, ये गर्म जगहों पे रहता है, जहाँ पे हॉट क्लाइमेट होता है, जहाँ का क्लाइमेट एकदम गर्म हो। प्लांट्स इन ऑल दीज डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो शो अ ग्रेट वैरायटी। और जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी अलग अलग रीजन, अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जिस अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं उस तरीके से वो रहते भी, उनका जो आकार प्रकार होता है, साइज़ होता है, जिस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, वो भी उस रीजन के अकॉर्डिंग होता है, उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही होता है। दिस वैरायटी इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज डिफरेंट रीजन्स। तो ये अलग अलग उनमें वैरायटी क्यों है, उनमें अलग अलग विशेषताएँ क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग रीजन में वो रह रहे हैं। Many different kinds of plants, animals and microorganisms are found everywhere on the earth। तो जो अलग अलग डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जीव जंतु हैं, वो हर जगह पे पाए जाते हैं अर्थ पे। अर्थ के हर जगह पे आपको, चाहे बर्फ़ की बात ले लें, चाहे रेगिस्तान की बात ले लें, चाहे पानी की बात ले लें, चाहे ज़मीन की, हर जगह पे वहाँ पे एनिमल रहते ही हैं। कोई छोटे जानवर हो चाहे बड़े जानवर हो, वो रहते ही रहते हैं अर्थ पे, सबका कह सकते हैं कि यहाँ पे निवास है। ऑन लैंड, इन वाटर एंड इन द एयर। हवा में कौन रहता है, पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। वाटर में हमें पता है कितने सारे रहते हैं, और लैंड पे तो भी हमें पता ही है, ये सब जितना हम देख रहे हैं ये लैंड पे ही रहते हैं, ओके। और वाटर में आपको भी पता है कि व्हेल मछली, जो ऑक्टोपस है, कछुआ है, वो सब कहाँ रहते हैं, वो सब वाटर में रहते हैं। लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो जो लिथोस्फीयर है, तो लिविंग थिंग्स कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लिथोस्फीयर ज़मीन पे, लैंड पे, ओके। हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर में, एंड एटमॉस्फेयर हवा में। तो ये तीनों चीज़ों को मिला के बायोस्फीयर बनता है, और इन तीनों चीज़ों पे, लैंड पे भी और वाटर में भी और हवा में भी लिविंग थिंग्स तो रहते ही हैं। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद दीज स्फेयर्स। तो ये जो लिविंग थिंग्स है ये भी क्या करते हैं, इंटरेक्ट, मतलब इसी से वो जुड़े हुए हैं। दिस लिविंग वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूट द बायोस्फीयर। और ये जो मिल के जो बना हुआ है, इन तीनों चीज़ों से जो मिल के बना है, क्या, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, यही क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। और ये जितने भी एनिमल्स आते हैं ये सब बायोस्फीयर के पार्ट हैं। एज यू कैन सी इन पिक्चर्स देयर आर मेनी एनिमल्स एंड सेवरल प्लांट्स, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए ये रेगिस्तान में उगने वाला है, और ये जो आपको प्लांट दिख रहा है ये कैसा, स्नो साइड में जहाँ पे बर्फ़बारी रहती है वहाँ पे ये होने वाला है। और ये क्या है, ये वाटर में रहने वाला है। ये जो प्लांट्स है ये वाटर में रहने वाला है, पैदा मतलब वहाँ पे ही उगता है। और ये क्या, लैंड पे। सो यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। जो एनिमल्स हैं, सारे प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सभी किस पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द स्फीयर्स ऑन द अर्थ। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, जो क्षेत्र है, जो स्फीयर है अर्थ का, उसका अलग अलग स्फीयर हमने देखा, तो उस पर भी ये डिपेंड करते हैं। कोई जल में रह रहा है, कोई
ज़मीन पे रह रहा है, कोई आसमान में रह रहा है। द बायोस्फीयर इज़ वेयर दे टेक बर्थ, लीव एंड डाई। तो बायोस्फीयर ही वो जगह है जहाँ पे वो बर्थ जन्म लेते हैं, वहाँ पे लीव का मतलब रहते हैं और फिर वहीं पे एक दिन मर जाते हैं। तो ये सब बायोस्फीयर में ही सारे चक्र मतलब कह सकते हैं साइकिल पूरा घूमते रहता है। हमने क्या सीखा इस पूरे लेसन में वो देखते हैं। द अर्थ्स क्रस्ट एंड अ स्मॉल हार्ड पोर्शन ऑफ द लेयर अंडर इट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो अर्थ का क्रस्ट है बहुत ही हार्ड और स्मॉल पोर्शन, उसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर, जिस पे हम रहते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाई लैंड वाइल अबाउट 2/3 इज कवर्ड विद वाटर। हमें पता है 2/3 पार्ट किससे घिरा हुआ है पूरा अर्थ, वाटर से, और 1/3 लैंड से। सरफेस वाटर आइस ऑन द लैंड, ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टुगेदर फॉर्म द हाइड्रोस्फीयर। तो सरफेस पे जो वाटर है, आइस है, ज़मीन पे हम देखते हैं ज़मीन पे जो ये सारे पानी हैं और बर्फ़ हैं, ग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर है, ये सब क्या मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोस्फीयर। यही तो है वाटर के सारे फॉर्म, वाटर के सारे सोर्सेज। द एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। तो जो एक अर्थ के चारों तरफ जो एक एनवलप बनाता है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वही क्या, हवा से जो चारों तरफ घिरा हुआ है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। द वाटर साइकिल ऑन अर्थ गोज़ ऑन कंटिन्यूसली। वाटर साइकिल क्या है, वो कंटिन्यूसली होता रहता है। समुंदर है, समुंदर से भाप बन के बादल बना, बादल से बारिश होगी, बारिश फिर से नीचे आएगा, सब फिर से समुंदर में मिलेगा। फिर इस तरीके से ये क्या साइकिल चलता रहता है हमेशा। The ozone gas in the stratosphere absorbs the harmful ultraviolet rays coming from the sun and protects the living things from them। जो ओजोन गैस है ये स्ट्रेटोस्फियर पे जो है वो क्या करती है, वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की जो किरणें हैं हानिकारक, उससे लिविंग थिंग्स की प्रोटेक्शन करती हैं। लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एज वेल एज द एटमॉस्फियर। लिविंग थिंग्स एंड ऑल द पार्ट्स द ऑक्यूपाई आर टुगेदर कॉल्ड द बायोस्फियर। तीनों चीज़ें, लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, एटमॉस्फियर, तीनों चीज़ें मिल के और उस पर जो लिविंग थिंग्स रहते हैं, ये सारे किसके पार्ट्स हैं, बायोस्फियर के। सो आई होप कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।